my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss chapter number 1st of physics class 12th, that is electric charges and fields. So this video is going to be for both kinds of students, चाहे आप अभी just class 12th में गए हो या फिर इस साल आपके बोर्ड्स हैं. So let's start the video. क्या आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं? डोंट वरी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलेगा डाउटनेट ऐप पर. आपको बस डाउटनेट ऐप पर जाना है, उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है एंड सेंड कर देना है. विद इन 5 सेकेंड्स आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा. चाहे डाउट होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार या फिर किसी भी और स्टेट बोर्ड का, आपको सलूशन मिलेगा. क्लास 6 to 7th IIT JEE एंड नीट के लिए ऐप है. आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन डाउटनेट पे ढूंढ सकते हो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सबके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ऑल्सो कोटा की टॉप फैकल्टी अब डाउटनेट पे पढ़ा रही है, लाइक GV सर, NJ सर, आकांक्षा मैम एंड प्रिंस सर. सो डाउटनेट पे पढ़िए अब कोटा की टॉप फैकल्टी से. ऑल्सो दिस ऐप हैज़ बीन ट्रस्टेड बाय 3 crore plus students. So go and download the डाउटनेट ऐप नाउ. सो फर्स्ट वी हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आई होप आपको पता ही होंगे, बट अगर नहीं पता है तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन देम. सबसे पहले आता है आपका चार्ज, कि चार्ज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन. सो इट्स वेरी सिंपल एंड अलग अलग बुक्स में अलग डेफिनेशन दी हो सकती है. सो चार्ज बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि अगर उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है. या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जब भी फ्रिक्शन होता है या फिर फ्रिक्शन जनरेट होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तभी भी वहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपने हेयर को कोम करते हो, ड्राई हेयर को, उस कंडीशन में जो कोम्ब है उसमें चार्ज आ जाता है. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि आप बुक से देख सकते हो. एंड ऑल्सो इस पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे. यू जस्ट हैव टू गो टू माई चैनल एंड चेक द प्ले लिस्ट. वहाँ पर आपको पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे. एंड यहाँ पर मैं आपको पूरा हर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी अलॉन्ग विद जितने भी डेरिवेशंस हैं. उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. सो चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बेसिक हैं वो तो आपको पता ही होंगी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करेंगे. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता होंगी. उसके बाद चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, कंजर्व्ड होता है एंड ऑल्सो क्वांटाइज्ड होता है. सो ये 3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, इसको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी. अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है फंडामेंटल चार्ज. सो फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं. सो बेसिकली इसे आप E से डिनोट कर सकते हो एंड इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सो ये होता है हमारा फंडामेंटल चार्ज. उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ये क्या होता है, लाइक अभी हमने बात की थी कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है. तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हम किसी भी क्वांटिटी की बात करें, अगर सपोज़ हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें एक पर्टिकुलर चार्ज है, हमें पता नहीं है कितना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल चार्ज. सो ये E क्या है, हमारा फंडामेंटल चार्ज है, एंड N ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी. इंटीजर्स आपको पता होंगे, 0, -1, 1, 2, 3 ये सब हो सकते हैं. तो विच मीन्स कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा. N की वैल्यू 1/2, 1/3 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होगी. हमेशा ये एक इंटीग्रल वैल्यू ही होगी. सो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. It states that the charge on any charged substance is always equal to the integral value of the fundamental charge. और fundamental charge क्या है, जो smallest possible charge होता है. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद we have electrostatic induction. अब लोग induction का मतलब क्या होता है, आप बेसिकली इसको समझ सकते हो कि सपोज़ एक चार्ज सब्सटेंस आप ले रहे हो. सपोज़ आपने कोई भी एक बॉडी ली जिसमें नेगेटिव चार्ज है, आप उसे एक ऐसी बॉडी के पास ले गए जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है. तो उस बॉडी में जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बट हमेशा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा. लाइक अगर आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को ले जा रहे हो एक न्यूट्रल बॉडी के पास, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. सिमिलरली अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को ले जाओगे तो जो दूसरी न्यूट्रल बॉडी है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस का मतलब ये है कि वो प्रोड्यूस हो जा रहा है. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज in any neutral body whenever any charged substance is taken near it. So I hope ये सब आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज जो होता है वो भी आपको पता होगा कि
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और अगर एक कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। देन वी हैव कूलम्स लॉ या फिर कुलाम्स लॉ, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसका डेरिवेशन भी आता है, एंड इफ आई टॉक अबाउट यूके बोर्ड तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन आता है, एंड सीबीएसई में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सो लुक, कुलाम्स लॉ इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू टेक 2 चार्जेस। तो सपोज हम कर रहे हैं कि 2 हमने चार्ज ले लिए, Q1 एंड Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज चार्जेस इज R। सपोज आप कुछ भी लेट कर सकते हो इफ़ यू वांट। सो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है फर्स्ट वाले चार्ज का, सेकेंड वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज चार्जेस इज R। सो यहाँ पे हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों क्या हैं, चार्जेस है ना, तो चार्जेस आपस में ऑब्वियसली या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। सो कुलाम्स लॉ क्या स्टेट करता है, दैट देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन एनी 2 चार्जेस। अब यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं कर रखा है कि ये प्लस है या फिर ये माइनस है। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता तो ये अट्रैक्ट करते, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता, एंड अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या फिर ये भी माइनस है एंड ये भी माइनस है, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कुलाम्स फोर्स भी कहते हैं। एंड कुलाम्स लॉ हमें कुलाम्स फोर्स का डेरिवेशन प्रोवाइड करता है। सो कुलाम्स लॉ स्टेट करता है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एक्ट करेगा, जिसे हम कुलाम्स फोर्स कह रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। जो भी 2 हमने चार्जेस ले रखे हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो R स्क्वायर एंड 1 अपॉन लिख दिया, विच मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ लुक, ये सारे टर्म्स तो आपको पता है ये क्या है एंड F क्या है। अब यहाँ पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब इसकी यूनिट आप कैसे निकालोगे, इन सबको उधर भेज दोगे तो न्यूटन ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम इंटू कुलाम है तो पर कुलाम स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। इसकी वैल्यू ये होती है, एंड यहाँ पे एप्सिलॉन 0 एंड के क्या है। सो एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके बाद के जो होता है वो होता है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी फर्दर इसकी डेफिनेशन भी आएगी कि के को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर आप इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी। नाउ लुक, ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और रिलेशन होता है जो कि होता है के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, या फिर एप्सिलॉन नॉट आप कुछ भी कह सकते हो उसे। सो यहाँ पे के हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब ये जो एप्सिलॉन है ऊपर, ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, यानी कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया होगा, और ये जो एप्सिलॉन है ऊपर, इसका मतलब है कि एक ऐसा मीडियम, यानी कि जहाँ पर चार्ज रखा गया होगा वहाँ पर कुछ मैटर प्रेजेंट होगा, फ्री स्पेस में नहीं प्रेजेंट होगा। सो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एंड के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है फॉर एयर, या फिर अगर हम वैक्यूम की बात करें, एंड इट इज़ इन्फिनिटी फॉर मेटल्स। अब ये जो के की वैल्यू है ये ऑब्वियसली मीडियम पे डिपेंड कर रही है, विच मीन्स कि अगर कोई भी मीडियम अलग होगा तो के की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लाइक 1 है अगर एयर में रखा जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी है अगर मेटल्स हैं, तो विच मीन्स ये जो के की वैल्यू है, ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। उसके बाद वी हैव सम कंडीशंस फॉर कुलाम्स लॉ। ये जो अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में कुलाम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? सो लुक, सबसे पहले तो दोनों ही चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। लाइक जो स्मॉल पॉइंट चार्जेस हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। सेकेंड, स्टेशनरी होने चाहिए चार्जेस,
मूविंग नहीं होनी चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए या फिर स्टैटिक होनी चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का वो 10⁻⁻15 मीटर डेफिनेटली होना चाहिए, इससे कम में कूलम्ब्स लॉ एक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर कूलम्ब्स फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा ही एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, जो कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं एंड नॉट अपॉन हाउ द चार्ज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये आई होप आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। एंड उसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पे आर कैप जो कि हमारा यूनिट वेक्टर है वो भी आ जाएगा। अब लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एंड लुक, ये जो नीचे आर है, आर स्क्वायर है, तो ये भी इसका मतलब भी क्या है कि मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर हो रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इनटू ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 सॉरी यहाँ पे वेक्टर आर था अपॉन वेक्टर आर क्यूब। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वेक्टर क्वांटिटी आएगी एंड यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड आएगा। सो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी ही होंगी। सो लुक, यहाँ पे द वर्क इज़ नॉट दैट क्लीन और थोड़ा सा अनटाइडी है, बट इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम दीज नोट्स तो आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है एंड वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड देन उनकी हेल्प से आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यूके बोर्ड में भी ये 1-2 बार आया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कूलम्ब्स फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। सो बेसिकली अभी हमने देखा कि कूलम्ब्स फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 पे, विच मीन्स वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आता है, M1 M2 आता है, विच मीन्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। सो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड, जो कूलम्ब्स फोर्स है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा ही अट्रैक्शन का होता है, कभी भी रिपल्शन का नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो कूलम्ब्स फोर्स है वो K पे डिपेंड कर रहा है और K मीडियम टू मीडियम वेरी कर रहा है, विच मीन्स द कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, जिस भी मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है या फिर चार्जेस को रखा गया है। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, बट वो नहीं करेगा। एंड देन उसके बाद जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, बट जो कूलम्ब्स फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तब इंट्रोड्यूस होता है जब बहुत सारे चार्जेस होंगे। लाइक यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चार्जेस की बात की है, सपोज 3 चार्जेस होंगे, Q1 Q2 Q3, तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि सपोज Q1 चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितना टोटल फोर्स एक्ट करेगा। सो इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट गिवन चार्ज। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि Q1 पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो वो Q3 जितना भी Q1 पे एंड Q2 जितना Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो इतना तो आई होप क्लियर होगा। अगर यहाँ पे एक और चार्ज होगा Q4 तो Q4 भी जितना Q1 पे एक्सर्ट कर रहा होगा तब उस कंडीशन में इन तीनों ही के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा इंडिविजुअल चार्जेस का। तो आई होप ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि है चार्ज डेंसिटीज़। तो अभी हम आगे जो डेरिवेशंस करेंगे वो चार्ज डेंसिटीज़ की हेल्प से ही करेंगे। सो इट्स बेटर मैं अभी आपको बता दूँ सो दैट बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो देन वी हैव द चार्ज डेंसिटीज़। तो 3 तरह की होती हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। L यहाँ पे क्या होगी, लेंथ। आपको नाम से ये समझ में आ जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ आएगी, सरफेस में एरिया आएगी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ऊपर Q आएगा अपॉन A। A यहाँ पे क्या होगी आपकी एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या आएगा, V, दैट इज वॉल्यूम।
इसे हम रो से डिनोट करते हैं, सो Q/V। सो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर आप डिफाइन करोगे, सो इट इज़ इक्वल टू द चार्ज एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर और कंडक्टर। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एनी कंडक्टर या फिर वायर, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज एक्टिंग ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर। सो वैसे भी जब भी आपको कोई भी चीज़ डिफाइन करनी होती है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसे आप यूनिट कर दो एंड जो भी चीज़ होगी वो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगी। तो आई होप ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लेंथ कंसिडर होगी, यहाँ पे एरिया एंड यहाँ पे वॉल्यूम। उसके बाद आता है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा रीजन किसी भी एक चार्ज के अराउंड जिसमें वो एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी और चार्ज पे। लाइक सपोज एक चार्ज है +Q, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ही है, विच मीन्स वो सिर्फ इस रीजन के अंदर जितने चार्जेस आएंगे उन्हीं पे एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सपोज यहाँ पे -Q है, कोई चार्ज है इस फील्ड के अंदर ही, तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सा? अट्रैक्शन का, क्योंकि ऑपोजिट है। अगर सपोज कोई +Q चार्ज है तो रिपेल करेगा उसे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर एक्ट करेगा एंड ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर। नाउ आई एम सपोजिंग कि कोई भी चार्ज यहाँ पर है, सपोज -Q, तो ये इस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं प्रेजेंट है वो। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? इट इज़ द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच या फिर टिल वेयर इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ही उतना होगा जहाँ तक वो किसी भी दूसरे चार्ज में एक फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा पाथ होता है, एक इमेजिनरी पाथ हम कह सकते हैं, जो कि ड्रॉ होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए एंड इट ऑलवेज मूव्स अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर कोई +Q चार्ज है, यहाँ पे कोई -Q चार्ज है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो विच मीन्स हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव में ही होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी कर्व या फिर इमेजिनरी पाथ हमने ड्रॉ कर रखा है, विच ऑलवेज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगी इसकी डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप डिफाइन करोगे, सो इट इज़ एन इमेजिनरी पाथ ड्रॉन ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स। So the electric field lines always start from the positive charges and they terminate or end on the negative charges. So I hope ये जो basic concepts हैं ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आती हैं properties of electric field lines। तो सबसे पहले तो जो property है वो यही होगी कि direction इनकी हमेशा positive charge से negative charge में होगी। उसके बाद they are always in the form of open curves। ओपन कर्व्स के फॉर्म में ये होंगी, कभी भी क्लोज्ड कर्व्स के फॉर्म में नहीं होंगी। क्लोज्ड कर्व यहाँ पे क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सपोज यहाँ पे +Q चार्ज है, सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं। अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, विच मीन्स ऐसे होगी, इस साइड को हमेशा बाहर को एक्ट करेगा। अगर -Q होता, विच मीन्स यहाँ पे -Q है तो यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, सिमिलरली यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, तो ये होगी उनकी डायरेक्शन। एंड अभी जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो वो क्लोज्ड कर्व्स के फॉर्म में होती हैं, बट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ओपन कर्व्स के फॉर्म में होती हैं। उसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, अगर आप यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे, आपको पता होगा एक टैंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि एक सर्कल को या फिर एक कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें डायरेक्शन बताएगी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया है तो वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ को है, इस साइड को है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टैंजेंट बन सकती है, राइट, इस डायरेक्शन में, बट ये डायरेक्शन तो गलत हो गई, क्योंकि अगर ये वाला भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये तो हमें इस साइड की डायरेक्शन दिखा रही है। तो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है
कि no two electric field lines can intersect each other because if they do so then there would be two directions of the electric field which is not possible. एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, राइट? अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में बात कर रहे हैं तो या तो उसकी डायरेक्शन इधर को ही होगी और या फिर इधर को ही होगी, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं, इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में या फिर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, तो वो हमें डायरेक्शन बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी तो दो टैंजेंट्स हमें मिलेंगे और वहाँ पे दो डायरेक्शंस हमें मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं, लाइक सपोज हमने इस तरह से बना रखा है कि ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये चारों आपस में पैरेलल हैं, तब वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। और अगर वो नॉन पैरेलल हैं विच मीन्स वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी हम जितने भी डेरिवेशंस की बात करेंगे वहाँ पर हम इसी तरह का कुछ फिगर बनाएंगे विच मीन्स वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसे हम ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर ई इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये जो क्यू नॉट है इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जस्ट रिमेंबर इट। जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। एंड टेस्ट चार्ज को अगर आपको डिफाइन करना है तो ये एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो इसकी एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही है। एंड वैसे तो इसकी डेफिनेशन नहीं आती है बट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे की जो भी क्वांटिटी होगी उसको यूनिट कर देना विच मीन्स 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इट इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है एंड नीचे की वैल्यू जब 1 कर देंगे तो इट वुड बी इक्वल टू द फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, डायमेंशन आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो। एंड उसके बाद जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक चार्ज गिवन होगा, सपोज क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 कूलम चार्ज या फिर 2 माइक्रो कूलम गिवन है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक चार्ज गिवन है एंड आपको फोर्स निकालना है सपोज, उस कंडीशन में आप ये यूज़ करोगे। यहाँ पे से देखो वेक्टर एफ की वैल्यू क्या जाएगी? वेक्टर ई इंटू क्यू नॉट या फिर एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको 2 चार्जेस गिवन होंगे उस कंडीशन में आप कूलम्स लॉ लगाओगे विच मीन्स वहाँ पे F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन R² लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे 2 चार्जेस हैं। 2 चार्जेस हैं तो वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एक चार्ज होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये तो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करोगे। इसके बाद हमारे मेन डेरिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं। Then we have the derivation electric field intensity due to a point charge at any point. So अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके फॉर्मूले के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने कंसिडर कर रखा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि हमने ए पॉइंट पे रख रखा है एंड एक ओ पॉइंट है विच इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर, और इसी ओ पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। तो वो हम कैसे निकालेंगे उसी का डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो लोग यहाँ पे डेरिवेशन के लिए अभी हमने डेफिनेशन जब मैंने आपको टेस्ट चार्ज की बताई थी तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि टेस्ट चार्ज को कब यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। वी आर कंसिडरिंग कि यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रख दिया है Q0। तो अब हमें यहाँ पर ओ पॉइंट पे निकालनी है वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लोग दोनों ही चार्जेस हैं, राइट? तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। उसकी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है? कूलम्स लॉ से। तो यहाँ पे अगर हम कूलम्स लॉ की हेल्प से इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R²।
पहले Q1 Q2 था, बट यहाँ पे प्लस Q एंड Q0 चार्ज है, तो यहाँ पे Q इंटू Q0 आ गया। अब उसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट O, तो उस कंडीशन में हमने अभी पढ़ा कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है। तो हम सिंपली ये वैल्यू F की यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R² अपॉन Q0, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ऑब्वियसली, ये तो आपको पता ही होगा किस तरह से कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। सो यही वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है, तब आप कैसे बताओगे? अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ को होती है, प्लस से माइनस को होती है। अब यहाँ पर तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो विच मीन्स अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्लस प्लस है, विच मीन्स ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इधर को ही होगी। एंड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड को होगी, दैट इज आउटसाइड O। अगर यहाँ पे -Q चार्ज रखा होता, विच मीन्स ये दोनों आपस में क्या करते, अट्रैक्ट, तो उस कंडीशन में कहाँ को वैल्यू होती, इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती। बट यहाँ पे प्लस है, विच मीन्स ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को जाएगी। अगर -Q होता तो इस साइड को डायरेक्शन हो जाती। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप डायरेक्शंस भी चेक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। देन उसके बाद वी हैव सम मोर डेरिवेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये तो बहुत ही सिंपल सा है, बट येस ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लाइक यूके बोर्ड में तो 1-2 बार पूछा गया है, बट बाकी बोर्ड्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। नाउ लुक, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ये लास्ट ईयर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि आप सपोज़ एक सिस्टम ले रहे हो ऑफ इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। अब यहाँ पे इक्वल बट ऑपोजिट का क्या मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लाइक ये भी Q है तो ये भी Q है, Q1 होगा तो ये भी Q1 होगा, विच मीन्स इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ऑपोजिट विच मीन्स इनका जो साइन है वो ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पर सपोज हम इसे A B डिफाइन कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आपको डिफाइन करना है तो इट इज़ अ सिस्टम हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्जेस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2L कंसिडर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल है तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को सबसे पहले तो हम वेक्टर P से डिनोट करते हैं, एंड इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2L, विच मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू the multiplication of either of the charges and the distance between them। either of the charges क्यों कहा है, क्योंकि दोनों का ही मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। नाउ लुक, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, विच मीन्स इसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी ही। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में होती है, विच मीन्स ये ऑपोजिट है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, विच मीन्स अगर हमें वेक्टर P की डायरेक्शन को देखना है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, विच मीन्स इधर से इधर को होगी। और अगर यहाँ पे +Q -Q होता तो वेक्टर P की डायरेक्शन ऐसे होती, इस साइड को डायरेक्शन होती। तो आई होप ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वी हैव सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, जो कि है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, विच मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने देखा, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख देंगे तो उसमें क्या टॉर्क एक्ट करेगा। देन उसके बाद इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो एक एक्सिस पे प्रेजेंट हो या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। Then we have the derivation of torque acting on an electric dipole। So ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, जिसको हमने थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पैरेलल हैं, विच मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो मैंने आपको बताया था प्लस से माइनस होती है हमेशा डायरेक्शन, विच मीन्स यहाँ पर को क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसका डायपोल मोमेंट भी होगा। एंड लुक, जब इसको हमने इंक्लाइन कर रखा है थीटा एंगल पे, तो यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क क्यों जनरेट होता है? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स कपल एक्ट करता है। अब लुक, ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, इधर को नेगेटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, तो ये इधर को अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। सपोज यहाँ पर F1 एक्ट कर रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू ई, जो हमने पहले पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या होगी? QE होगी। सिमिलरली माइनस Q चार्ज यहाँ पर है P पॉइंट पे, एंड इधर को कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट होगा। सपोज वो F2 है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी QE होगी। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम साइन कंसिडर नहीं करते हैं, बट अगर एक स्केलर क्वांटिटी होगी, आगे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पर हम साइंस भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने साइंस को मेंशन नहीं किया, इसीलिए दोनों की ही वैल्यू क्या होगी? QE होगी। अब ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस डायपोल पे, विच मीन्स यहाँ पर एक कपल जनरेट होगा विच विल ट्राई टू ब्रिंग दिस डायपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लुक, ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है, जो एक कपल एक्ट करेगा या फिर टॉर्क एक्ट करेगा, वो क्या ट्राई करेगा कि इस डायपोल को ये पैरेलल ले आए। पैरेलल ले आए मतलब कुछ इस तरह से ले आए ताकि वो पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक टॉर्क भी एक्ट करेगा। टॉर्क की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? F इंटू डी। डी क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर डी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। अब ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, तो हमें डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डी, तो इसकी वैल्यू हम इस ट्राइंगल की हेल्प से निकालेंगे। लोग यहाँ पर साइन थीटा की अगर आप वैल्यू निकालो तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? डी। हाइपोटेन्यूस कितना है? 2L। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2L इंटू साइन थीटा, वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो टाउ इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है? Q इंटू ई, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2L इंटू साइन थीटा। उसके बाद टाउ इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। मैं इस तरह से पुट कर सकती हूँ, राइट, बिकॉज वो मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये Q इंटू 2L की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या होती है? P, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा आ गया। आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो चीज़ों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब यहाँ पर साइन थीटा आता है। लाइक वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। एन कैप भी आता है, वो तो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करता है, तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है PE साइन थीटा, विच मीन्स टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ गया ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा इंक्लाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी? सो ये वैल्यू जब हमारी 0 होगी तब टाउ भी 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 तो टाउ भी हमारा 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली जब थीटा 0 है, विच मीन्स ये जो हमारा डायपोल है इसको हमने पैरेलल ही रखा होगा। जब भी कोई दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तभी उनके बीच का एंगल 0 बनता है, राइट। तो विच मीन्स ये डायपोल पैरेलल ही है, तो कोई टॉर्क ही एक्ट नहीं करेगा, इसीलिए टॉर्क की वैल्यू 0 है। एंड ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 इज़ 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू ई, ये आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हो कि ये जो डायपोल है ये इस तरह से इंक्लाइंड नहीं रखा गया होगा, ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उसे पैरेलल लाने के लिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद वी हैव फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। सो आई होप ये जितने भी डेरिवेशंस एंड ऑल हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स एज वेल देन यू कैन गो टू माय चैनल एंड वहाँ से आप आराम से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। देन वी हैव द डेरिवेशन
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो फर्स्ट वी लुक एट द एक्चुअल कंडीशन कि जब भी एक्चुअल कंडीशन पे यानी कि अगर डायपोल इस तरह से पुट किया गया है तो उसी के एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। सेकेंड वील टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल पोजिशन यानी कि उसके नेक्स्ट एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल कंडीशन 1। सो यहाँ पे लोग जो फिगर है वो आपको सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि उसी की हेल्प से हम सारे डेरिवेशंस करते हैं एंड इट्स वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको एक ए बी डायपोल बनाना है। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड वैसे जनरली हम यहाँ पर माइनस क्यू ले लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू, क्योंकि आपने जहाँ पर भी देखा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल्स हम बनाते हैं तो हम इसी तरह से बना सकते हैं। आंसर आपका वैसे भी आ सकता है। आई जनरली प्रेफर कि मैं यहाँ पे माइनस क्यू रखूँ एंड यहाँ पे प्लस क्यू। सो ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ये लेंथ कितनी थी 2L थी यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। P इसका मिड पॉइंट है विच मीन्स ये L होगी एंड ये भी L होगी। सो वी आर टेकिंग अ पॉइंट Q विच इज़ प्रेजेंट एट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दैट डायपोल। सो ये सब तो थ्योरी है जो कि आपको मेंशन करनी पड़ेगी एंड बाकी थ्योरी तो आपको मेरे नोट्स में मिल ही जाएगी, इसलिए थ्योरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। एंड अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। सो डेरिवेशन में पहले हम O पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर उन दोनों का सम करेंगे हम। सो लुक यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज या फिर ड्यू टू पॉइंट ए भी कह सकते हैं। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, राइट, जो हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस क्या होगा, एक तो ये है आर प्लस इतना डिस्टेंस क्या है एल। तो यहाँ पे माइनस क्यू और ओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, टोटल पूरा ये है और ये कितना है एल प्लस आर। तो यहाँ पे आर के बदले क्या आएगा आर प्लस एल, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इवन हो जाएगा क्योंकि हम माइनस क्यू की वजह से बात कर रहे हैं। उसके बाद वील सी की प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो एट पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से सपोज E2 होगा तो यहाँ पे 1/4πε0। अब लोग यहाँ पे जो K की वैल्यू है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो 1 है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये तो या तो एयर में या फिर वैक्यूम में रखा गया है। उसके बाद इंटू क्यू अपॉन अब हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, सिर्फ इतना सा है ओ बी, ये क्या है आर माइनस एल लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। सो लुक अगर हम E1 की बात करेंगे तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। डायग्राम में आपको नहीं बनाना है, बस आप खुद चेक करोगे। सो लुक ये इधर को अट्रैक्ट होगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो E1 की डायरेक्शन इधर को होगी। अगर हम E2 की बात करें तो वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से दोनों ही प्लस हैं विच मीन्स ये रिपेल करेंगे, तो E2 की डायरेक्शन इधर को है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसीलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे तो वो होना तो E1 प्लस E2 चाहिए था, बट ये E1 प्लस E2 नहीं होगा। यहाँ पर हम इसके बाद साइन चेंज करेंगे। सो हम चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली बड़े से ही हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो लुक यहाँ पे R माइनस L है विच मीन्स यहाँ पे कोई छोटी क्वांटिटी होगी। ये छोटी क्वांटिटी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स E2 क्या होगा हमारा बड़ा। तो हम साइन किसका चेंज करेंगे E1 का। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू या तो आप माइनस E1 प्लस E2 इस तरह से लिख दो या फिर सिंपली E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। सो दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ लुक 1/4πε0 दोनों में ही कॉमन है, सो आई कैन टेक इट कॉमन एंड Q भी कॉमन है। तो यहाँ पे बचा 1/1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस। सो नाउ लुक उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM ले लेंगे। LCM इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो एज सच ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लुक
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने खोल दिया, देन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब लुक, जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस विच मीन्स ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4RL अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो r है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू l। सो यू कैन सी कि ये जो r है इट इज़ ग्रेटर दैन l। सो एज r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन l, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं l की वैल्यू। तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे कि ये जो l की वैल्यू है इसको हटा देंगे, विच मीन्स अब यहाँ पे सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, इसको हमने हटा दिया है, यहाँ पर भी सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपॉन आर क्यूब। मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2L लाना है, 2 इंटू 2 इज़ 4, तो यहाँ पे 4L ही आना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिखने का एक रीज़न है, हमने पढ़ा है Q इंटू 2L, ये क्या होता है P, तो यहाँ पे इसके बदले क्या आ जाएगा P, तो ये कितना हो जाएगा 2P अपॉन आर क्यूब। सो ये होता है फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि जब भी हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं तो उसकी एक्चुअल कंडीशन में अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा ही ये आएगी। सो न्यूमेरिकल्स में जनरली आपको P और R की वैल्यू गिवन रहती है, यू जस्ट हैव टू पुट इट। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद वील टॉक अबाउट द इक्वेटोरियल वन। नाउ दिस वाज वेरी इजी। इक्वेटोरियल थोड़ा सा अलग है बट वो भी आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। देन वी हैव द डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। सो मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल पोजीशन में हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो दूसरी एक्सिस में ले रहे हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर पॉइंट पे ले रहे हैं। सो लाइक ये AB एक डायपोल है एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है, P उसका मिड पॉइंट है तो ये L हो जाएगा, ये पॉइंट भी L हो जाएगा। सो हम O पॉइंट ले रहे हैं एट अ डिस्टेंस R इन द इक्वेटोरियल पोजीशन विच मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर है वो। तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट O ले रहे हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम प्लस Q चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो यहाँ पे E1 हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। सो यहाँ पे R डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, ये डिस्टेंस OB, क्योंकि हम इस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे ऑब्वियसली, तो हमें OB निकालना है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा √R² प्लस L² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे क्या आता है R², ये है R जो कि डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम एट पॉइंट O निकालें ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर भी डिस्टेंस वही होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी E2 कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ऑब्वियसली हम डायरेक्शन देखेंगे, तो E1 की अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर अगर हम Q0 चार्ज रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन है E1 की। अगर हम यहाँ पर Q0 चार्ज रख रहे हैं तो ये माइनस है, विच मीन्स ये अट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन इस साइड को हो जाएगी। अब E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन ये है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम उसके कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। लाइक लुक, यहाँ पर हमने ये वाला डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा हम सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक कॉस वाला एक साइन वाला। आपको पता होगा साइन वाला कंपोनेंट हमेशा हम परपेंडिकुलर पे लेते हैं एंड कॉस थीटा वाला हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर E1 साइन थीटा E1 का कंपोनेंट हो गया एंड E1 कॉस थीटा, E2 का कंपोनेंट E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है एंड साइन थीटा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, विच मीन्स ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किस कंपोनेंट से मिलेगा, वो इन दोनों कंपोनेंट से मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे, तो अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो कहाँ को एक्ट करेगा, यहाँ को, और उसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन है, तो E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा,
कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, लुक यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है राइट, ये डायग्राम इसी का थोड़ा बड़ा वर्जन है। यहाँ पर E1 कॉस थीटा आएगा, E2 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, विच मीन्स ये एंगल थीटा है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा कैसे आता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए बेस क्या है, L, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, ये √r² प्लस L²। तो ये वैल्यू हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² प्लस L², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। उसके बाद इंटू कॉस थीटा विच मीन्स L अपॉन √r² प्लस L²। ये दोनों वैल्यूज सेम है राइट, तो विच मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² प्लस L² इंटू L अपॉन √r² प्लस L²। तो आई होप यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1/4πε0 इंटू लुक यहाँ पर Q इंटू 2L इस तरह से लिख सकते हैं राइट, और उसकी वैल्यू क्या होती है P, तो ऊपर क्या आ जाएगा P। यहाँ पर अब इसकी पावर कितनी होगी, होल 1, इसकी पावर अगर हम देखें तो अंडर रूट है, विच मीन्स इसकी पावर क्या होगी, हाफ। तो इन दोनों का बेस सेम है, विच मीन्स पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, इसकी होल पावर आ जाएगी 3/2। यहाँ पर हम अगेन वही करेंगे कि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू l, तो l की वैल्यू या फिर L² की वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। जब हम इसे निगलेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने L² की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ r², और उसकी पावर कितनी थी 3/2। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गए एंड इसका आंसर कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू P अपॉन r³। तो अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की तब वैल्यू ये आएगी, बल्कि जब हमने एक्चुअल कंडीशन पे देखा था तो ऊपर हमारे पास 2p बच रहा था। सो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिमिलर डेरिवेशंस हैं 4। एक तो ये दोनों हो गए, इसके बाद आता है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ पर भी मेथड हम सेम फॉलो करते हैं बट थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आता है। सो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टार्टिंग से ही याद करना है कि इसका फॉर्मूला ये होगा एंड दूसरे वाले डेरिवेशन का ये। तो आई होप ये सारे ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाकी इसके बाद जो गॉस थ्योरम एंड उसके आगे के पार्ट्स हैं आई विल अपलोड सून फॉर ऑल ऑफ दैट। सो आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट होगा सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel then don't forget to subscribe, and thanks for watching.